गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के बारे में क्या विचार प्रकट किए उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में ही रह सकता है। अगर उस मनुष्य को समाज की आवश्यकता नहीं है तो वो या तो ईश्वर है या जानवर है। अरस्तु के अनुसार ये कहना था। अब अरस्तु ने आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं बताई उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य का जो स्वरूप है वो भौतिक होने के साथ साथ नैतिक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भौतिक सुख सुविधाओं के अतिरिक्त व्यक्ति का हमें नैतिक दृष्टि से भी उत्थान करना है। उसका चरित्र जो कैसा बनाना है, सद्गुणी चरित्र बनाना है, क्योंकि उत्तम जीवन जो है वो नैतिक जीवन के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, अरस्तु जो थे के गुरु प्लेटो थे, है ना। प्लेटो ने अति आदर्शवादी प्लेटो रहा है, क्योंकि उसने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो बिल्कुल भी व्यवहारिकता से संबंधित नहीं थे। इसलिए अरस्तु ने जो है मध्यम मार्ग को अपनाया। उसने ना तो अत्यधिक व्यवहारिक ना ही आदर्शवादी सिद्धांत को अपनाया। उसने कहा कि हमें इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर दो ही वर्ग होंगे, जैसे राज्य में दो ही वर्ग हैं, अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन, तो वहाँ पर कुछ उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं रहेगा, ना मित्रता भाव रहेगा, ना भाईचारा रहेगा, और वो राज्य हमेशा संघर्ष में ही घिरा रहेगा। इसीलिए अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मध्य मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा, उन्होंने कहा विधि का शासन। विधि का शासन जो है वो डायसी ने हमें दिया है। डायसी ने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और अरस्तु ने भी यही कहा कि प्रत्येक जो राज्य है या जो आदर्श राज्य है उसे विधि के शासन के अनुसार चलना चाहिए। और अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। और विधि के शासन में कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो एक राजा हो या एक सामान्य आदमी हो। अब हम आदर्श राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले अरस्तु ने जनसंख्या के बारे में बताया। प्लेटो ने तो आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या निर्धारित की थी कि एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 होनी चाहिए, लेकिन अरस्तु ने इस तरह से कुल जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया, लेकिन उसने यहाँ भी मध्य मार्ग अपनाया और उन्होंने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या है वो प्रबंधकीय दृष्टि से अनुकूल होनी चाहिए, न तो इतनी अधिक हो कि शासन व्यवस्था को बनाए रखना संभव हो, और न ही इतनी कम हो कि राज्य निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त ना कर सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्थिति और उसका क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र कितना होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने कहा कि कम से कम राज्य का क्षेत्र इतना होना चाहिए कि वहाँ के नागरिक एक निश्चित आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ हो सके, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर राज्य में विलासिता और शिथिलता को जन्म दिया जा सके। तो इसमें भी उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। तीसरी, उन्होंने जो आदर्श राज्य का तत्व है वो उन्होंने कहा कि जनता का चरित्र। पहले भी उन्होंने जनता के चरित्र के बारे में कहा कि जनता का, व्यक्ति का जो है हमें क्या करना चाहिए, नैतिक उत्थान करना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने जनता के चरित्र के बारे में भी बताया, और उन्होंने कहा कि जनता का जो चरित्र है वो उसमें साहस, उत्साह, जागरूकता, स्वतंत्रता, प्रियता, बुद्धिमत्ता, कला प्रियता आदि का समावेश होना चाहिए। फोर्थ जो उन्होंने तत्व बताया वो बताया वर्ण व्यवस्था। अरस्तु ने कहा निम्नलिखित वर्गों को महत्वपूर्ण माना: कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित और शासक। अरस्तु प्रथम दो वर्गों को नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता। वे राज्य में निवास करते हैं, राज कार्य करते हैं, किंतु राज्य के सदस्य नहीं होते। उनकी स्थिति दास की स्थिति है। और अन्य चार वर्गों के जो सदस्य हैं वो राज्य के नागरिक होते हैं, और वे युवावस्था में सैनिकों का, प्रौढ़ावस्था में राज्य शासन संचालन का, वृद्धावस्था में पुरोहित का कार्य करते हैं। देखिए, हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, तो प्लेटो ने जो राज्य है उसको 3 वर्गों में बांटा था: शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उसी तरह से अरस्तु ने यहाँ पर इस वर्ण व्यवस्था को 6 वर्गों में बांट दिया। तो उन्होंने जो कृषक और शिल्पी वर्ग है
उसको तो नागरिकता का स्तर ही प्रदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कृषक और शिल्पी है वो एक दास के समान है, उनकी स्थिति दास की है। और सैनिक, व्यापारी, पुरोहित और शासक को उन्होंने राज्य के सदस्य माना और ये कहा कि युवावस्था में वह व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाएगा, प्रौढ़ावस्था में राज्य शासन का संचालन करेगा और वृद्धावस्था में पुरोहितों का कार्य करेगा। छठा, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर चिंतन किया और ये बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व को स्थापित किया। अब देखिए, हम इसकी प्लेटो से तुलना करते हैं तो प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति को बिल्कुल नकार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संपत्ति रखेगा तो वो उसके मोह में फंस जाएगा और राज्य की इस तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके उलट अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व को स्थापित किया और स्थापित करते हुए सार्वजनिक उपभोग की व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर दिया। उसने कहा इससे क्या होगा, उत्पादन भी अधिक से अधिक होगा और उनका जो सार्वजनिक उपभोग से नागरिकों में सहयोग, सद्भावना और एकता की भावना का भी स्वस्थ विकास होगा। सेवेंथ, उन्होंने व्यक्तिगत परिवार के बारे में बताया। इसकी भी मैं आपको कहूँगी कि प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने कहा था व्यक्ति को शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी करने से वो बंध जाता है और उसका अपने परिवार से मोह हो जाता है और वो राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अरस्तु ने पारिवारिक जीवन को महत्व दिया और उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से स्थापित सामूहिक परिवार के विचार को अनुपयुक्त और अनैतिक माना। और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत परिवार को नैतिकता की दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है और उसका समर्थन किया। मतलब प्लेटो ने तो परिवार की धारणा को एक सिरे से नकार दिया था, लेकिन अरस्तु ने उस पर बिल्कुल फोकस किया, उसका समर्थन किया। व्यक्तिगत परिवार और उसके अलावा उन्होंने एक और व्यवस्था बताई, शासन व्यवस्था। उसमें उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था में उन्होंने 3 तरह के कार्य और 3 अंगों का वर्णन किया। 3 तरह के कार्य उन्होंने किए कि शासन संबंधी विषयों पर चिंतन का निर्णय लेने वाली सभा अर्थात विधायिका, जिसके सब नागरिक सदस्य होते हैं। अरस्तु ने उसे असेंबली के नाम से पुकारा। दूसरा अंग है शासकों, प्रशासकों का, जिनका कार्य शासन का संचालन करना है अर्थात कार्यपालिका, इसे अरस्तु मजिस्ट्रेसी के नाम से पुकारते हैं। और संसद का तीसरा अंग उन्होंने बताया न्यायिक अधिकारी, जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। सभी नागरिक बारी बारी से इसके सदस्य होते हैं। आधुनिक समय में भी सरकार या शासन व्यवस्था की ये 3 अंग हैं जो उसका निर्माण करते हैं। देखो, जो उन्होंने शासन व्यवस्था बताई वो वर्तमान की शासन व्यवस्था से मेल खाती है। उन्होंने भी उस समय असेंबली बोला, विधायिका बोला, कार्यपालिका बोला और न्यायपालिका बोला। और आज भी हमारे यहाँ पर या दुनिया में सभी देशों के अंदर सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस तरीके से अरस्तु ने आदर्श राज्य का वर्णन किया और ये बताया कि आदर्श राज्य किस तरह का होना चाहिए।